नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सभी दलों की मंजिलें अपने पक्ष में जोरदार मतदान के बाद जीत है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए राह पथरीली है। रास्ते के छोटे बड़े पत्थरों पर राजनीतिक तापमान का असर है। राह के पत्थर तपे हुए हैं, नुकीले हैं। इसे पार कर ही मंजिल पर सफलतापूर्वक पहुंचना है। बिहार के दंगल में 40 पहलवान ही जीतेंगे, ये तो तय है। हालांकि लड़ेंगे कई सारे। ये पहलवान कौन होंगे, कैसे ये पार्टी या गठबंधनों को जीत दिलाएंगे, इस माथापच्ची से अभी तक ना एनडीए उबर पाई है, ना ही महागठबंधन। एनडीए ने सीटें तो बांट ली है और एलजेपी के खाते से 6 में 2 पहलवान भी तय हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में ना सीटें बांटी गई, ना ही पहलवान के नाम तय हुए। दरअसल दंगल में कोई बिना तैयारी और कमी के नहीं आना चाहता। पार्टियां भी कहती हैं और हमें भी उम्मीद है कि जल्द ही दंगल के लिए पहलवानों के नाम सामने आ जाएंगे। आप सब जानते हैं कि कुछ सीटों पर जो नाम संभावित के तौर पर सामने आ रहे हैं, कमोबेश वही नाम होंगे, लेकिन कुछ सीटों पर कुछ पार्टियों के दावों ने मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी है। राह के पत्थरों को अपने दावों के तापमान से ज्यादा तपा दिया है। हाल ये है कि गठबंधन के बिखरने की बात भी कही जाने लगी है। चुनावी दंगल के समीकरणों पर विश्लेषणों के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इनके साथ बहस जारी रहेगी, लेकिन पहले महागठबंधन की मुश्किलों की बात करते हैं। महागठबंधन में लालू प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं है और सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा। कांग्रेस की कम से कम 11 सीटों की जिद अभी भी है। आरजेडी की 21 सीटों की जिद बनी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को 8 या 9 सीटों से ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस की हैसियत की बात भी करने लगे हैं। आरजेडी की बात करें तो पार्टी चाहती है कि वो 21, कांग्रेस 8, आरएलएसपी 5, हम 3, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल सब मिलाकर 3, लेकिन इस आंकड़े पर बात नहीं बन पा रही है। यह समझने वाली बात है कि 4 दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरभंगा और मधुबनी की सीट पर भी बात नहीं बन पा रही है। आरजेडी दरभंगा से अली अशरफ फातमी को चुनाव लड़ाना चाहती है। कांग्रेस मौजूदा सांसद कीर्ति आजाद को लड़ाना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस मधुबनी में शकील अहमद को चुनाव में उतारना चाहती है, तो आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ाना चाहती है। दरभंगा से विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी दावा ठोक दिया है। प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस का हौसला जरूर बढ़ा है। इसके साथ अब तारिक अनवर, कीर्ति झा आजाद, लवली आनंद ये भी हैं। पप्पू यादव और अनंत सिंह से भी नजदीकियां बनी हुई है। ये तस्वीर आपके सामने मोटे तौर पर है। हम आगे और भी आपको दिखलाएंगे कैसे कैसे कहां पे क्या जिच है और दावे क्या क्या हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश राठौर, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। अजित चौधरी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में है हमारे सहयोगी संवाददाता प्रभाकर मौजूद है। आगे चले, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और खबर से रूबरू करा देते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों को 3 सीटों के अंदर समेटने की कोशिश हो रही है। उधर सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि महागठबंधन टूटे तो टूटे, बिहार में वाम दल 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि वाम पंथ आरा, सिवान, जहानाबाद से हर हाल में चुनाव लड़ना चाहता है। हाल ये है कि आरा लोकसभा सीट से राजू यादव को माले का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। इन सब के बाद आरजेडी के भोला यादव कहते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब दीपांकर भट्टाचार्य और भोला यादव को सुन लीजिए।
तालमेल को लेकर के कुछ बातें दिल्ली में चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालमेल बिहार में होना है। और बिहार में जो आंदोलन रहा है लगातार पिछले दिनों बिहार के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर, उन आंदोलनों के बल पर तालमेल होगा। अभी जहाँ तक सीटों की बात है, मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। 6 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है। जहाँ तक आरा की बात है, हमारे चुनाव अभियान की आज शुरुआत हो रही है। तो ये है पथरीली राह। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमसे जुड़ गए हैं पटना से, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रभाकर, जरा पहले आप समझाइए, क्योंकि दिल्ली में सारी गहमा गहमी है और गतिविधियों का केंद्र अब दिल्ली बन गया है, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें। महागठबंधन में जो पेच फंसे हुए हैं वो कहां जाकर लगता है कि और भी पेचीदा होता जा रहा है, बावजूद इसके दावे अपनी जगह जरूर हो रहे हैं। देखिए संजय जी, एक बात आपने कहा कि लालू यादव नहीं है, तो एक और बदलाव है कि सोनिया गांधी भी नहीं है। कांग्रेस की कमान इस वक्त राहुल गांधी के पास है। तो जो पहले एक बात होती थी कि 10 जनपद से फैसले होते थे, वो फैसला अब राहुल गांधी तुगलक लेन से करते हैं। संजय जी, यही सबसे दिक्कत की बात है। और तुगलक लेन में अब 3 दिन हो गए दिल्ली में डेरा डाले हुए तेजस्वी यादव का, और उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि राहुल गांधी कभी कहा जा रहा है कि वो गोवा जा रहे हैं, जैसे आज नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, कभी कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये मुलाकात संजय जी नहीं हो रही है, और इसी के चलते हमें लगता है कि दिक्कत है। देखिए 40 सीटें हैं, सीट बढ़ नहीं सकता, आपने पहले भी बोला। बीजेपी की रणनीति तय है कि 17 सीट 17 वहां बंटवारा हो गया। पहले ये कह रहे थे कि एनडीए का हो जाने दीजिए, फिर महागठबंधन का होगा। लेकिन यहां पर परिस्थितियां बदली हुई है। जैसे अगर आप 8 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस तैयार नहीं है, और कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कभी कहा जा रहा है कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और आज कहा जा रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हाल में पटना में होगी। लेकिन जब संजय जी आपसे बातचीत हो रही तो पता चला कि तेजस्वी यादव दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था, उन्होंने मुलाकात की थी, शरद यादव के घर पर बैठक हुई। तो सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन में जब सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा, तो आखिर आप एनडीए से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो आंकड़े अभी आपके पास आए हैं उसमें एक बात है संजय जी, कि अगर 11 सीट कांग्रेस ले ले और 11 सीट आरजेडी ले ले, जिस तरह से आपने दीपंकर भट्टाचार्य की बात सुनी कि वो 6 सीट मांग रहे हैं, तो 11-11 22 और 6 सीट दीपंकर भट्टाचार्य को दीजिए तो 28 हो गया। 5 आप उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए तो 33 हो गए। 3 अगर आप दे देते हैं जीतन राम मांझी को तो 36 हो गए। 2 शरद यादव को दे दीजिए और 2 विकासशील पार्टी को दे दीजिए, या उसमें 1 पप्पू यादव। तो क्या कांग्रेस 11-11 पर तैयार होगी? संजय जी, ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस तो तैयार हो जाएगी, क्या आरजेडी तैयार होगी? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि 20 या 21 सीट पर तो अपनी जिद पर अड़ी हुई आरजेडी। तो यहां पर तो बाकी दलों को समझौता करना है, आरजेडी अपनी जगह अड़ी हुई है, और इसी बात को लेकर कांग्रेस भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जो पार्टी के लाइन के हिसाब से वो भी उचित ही लगता है कि आखिर अब इससे कम में जाएगी कांग्रेस, तो साथ मिलकर लड़ने का मतलब क्या है। तो बहरहाल जरा समझ लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद ही है राजेश राठौर। राजेश जी, तकनीकी तौर पर तो महागठबंधन में सभी दल है, आपकी पार्टी भी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कितने साथ हैं और कितना अब अलग होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कहीं से बीच का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। संजय जी, बिल्कुल महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के साथ समन्वय बना हुआ है। सभी दल का ये चाहना कि हमें कुछ ज्यादा सीटें मिले तो कोई बुरा नहीं है। हर दल का इच्छा होता है कि हमारे दल के लोग अधिक से अधिक सीटों पे लगे, लेकिन असामंजस्य ऐसा कहीं नहीं है। महागठबंधन के किसी नेता ने, किसी शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि सीटों के बंटवारा के लेकर हम असंतुष्ट हैं। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हमें अधिक सीट मिले तो अच्छा है, तो ये क्या बुरा है। तो महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ हैं। चूंकि हम लोगों में दलों की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर बात होने में थोड़ी विलंब हुई है। हम समझते हैं कि आज से कल तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठ के आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ सारी बातों को शेयर करेंगे, फिर ये बताएंगे कि हम कौन से दल कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन सा सीट किन किन दलों के कोटे में गया है। तो मुझे लगता है विवाद किसी प्रकार का नहीं है। सभी महागठबंधन के नेता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। लेकिन सर ये बताइए आप कि आपकी पार्टी का आधिकारिक लाइन है कि 11 सीट हमको चाहिए ही चाहिए,
तो उस पर बात बनती नजर आ रही है क्या? आपने कहां से सुना ये बातें? ये आधिकारिक बयान किसने बोला? न राहुल जी ने ये बात बोला है, न मदन मोहन झा जी ने बोला है, न बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी ने बोला है। प्रदेश कार्यालय से किसी दल ने बयान दिया था। राठौर जी, संजय जी इनको रोका। अखिलेश सिंह ने बाकायदा ये बयान दिया था। अखिलेश सिंह कांग्रेस में ही है ना, आरजेडी में तो नहीं ना। किसी अखिलेश सिंह जी हमारे बड़े नेता है, अपनी भावना को व्यक्त करना वो आधिकारिक बयान हम नहीं। सर, जब हम कहते हैं कि आप बोल रहे हैं 11 सीट, तो आप कहते हैं किसने कहा? अब आप कह रहे हैं कि बड़े नेता है, भावना व्यक्त करने निर्णय करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। नहीं तो क्या लगता है आपको कि क्या पार्टी 11 से नीचे 8 या 9 पे आ रही है? मैंने क्या बोला कि 11 तय है, न किसी का 20 तय है, न 9 तय है, न 13 तय है। ये सभी हमारे महागठबंधन के नेता एक साथ बैठ के सीटों पे मंथन कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से हम कौन सा दल किस किस सीट पे लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, ताकि हम 400 के 400 सीट पे जीत सुनिश्चित कर सके। विवाद कहीं नहीं है। ठीक। अजीत चौधरी जी, क्या आपके गठबंधन में, एनडीए घटक दल में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? क्योंकि गिरिराज सिंह का जिस तरह से सामने आना, उनका बयान, और एक तरह से बड़ी नाराजगी सा चेहरा भी उनका दिखता है। उधर शहनवाज हुसैन तो हालांकि बड़े खामोश हो गए हैं। जब भागलपुर आपने जेडीयू को दे दिया तो उनकी कोई टिप्पणी तो नहीं आ रही है, लेकिन गिरिराज सिंह को संभवतः दिल्ली भी तलब किया गया है। और उधर आप ही की पार्टी के जो एमएलसी है रजनीश सिंह, वो साफ साफ कहते हैं कि नौटंकी करना बंद करें, बेगूसराय में आकर चुनाव लड़ें। तो ये सब क्या ठीक है? मतलब इसके बाद भी सब ठीक है? देखिए, एक बात स्पष्ट है जी, निश्चित तौर पे जब किसी का टिकट कटता है या कहीं इधर उधर शिफ्ट होते हैं, चुनाव का माहौल है, थोड़ी बहुत नाराजगी आती है और सामने दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एनडीए में ना ही सीट के मामले में कोई पेच है और ना कौन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस मामले में कोई पेच है। एनडीए के सारे नेता बैठ करके, एक जगह बैठ करके और उम्मीदवारों के नाम पर भी पूरी तरह से सहमति बना लेंगे और उसको जल्दी जनता के सामने घोषणा कर देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि घोषणा कर देंगे। यहां तो पूर्णिया में संतोष कुशवाहा ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि बिना घोषणा के घोषणा हो गई ना, आप लोगों ने आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषणा कहा कि कौन सीट से कौन लड़ रहा है? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी ने, अभी एनडीए ने घोषणा नहीं किया उम्मीदवारों ने। और अगर कोई संतोष कुशवाहा है जेडीयू से, अगर उन्होंने कोई नॉमिनेशन किया है तो अपनी जिम्मेदारी पे किए होंगे। वो बता सकते हैं कि किस आधार पर उन्होंने किया है नहीं किया है। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एनडीए के आप एक बड़े घटक आप भी हैं, बराबर का दर्जा दोनों दलों के बीच है, जेडीयू और बीजेपी के बीच। इस तरह से एक अलग से लाइन लेकर ये मान लेना कि हम जेडीयू के उम्मीदवार यहां से होंगे ही, और फिर वहां से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नामों की घोषणा करेंगे, तो ये दो ट्रैक एक साथ नहीं चल सकता ना सर? नहीं, बिल्कुल दो ट्रैक पे नहीं है। आपने देखा कि बिल्कुल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने अपने सीटों की घोषणा की कि कौन हमारे आदरणीय जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं वशिष्ठ बाबू, उन्होंने सारी सीटों को पढ़ा कि एलजेपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसी प्रकार से उन उम्मीदवारों की घोषणा भी बिल्कुल ज्वाइंट तरीके से और सबकी सहमति से कर दी जाएगी। कहीं कोई हमारे यहाँ मामला नहीं है। हम लोग जो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं वो जनता के हितों के लिए, विकास के लिए उतरने वाले हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग उतर रहे हैं। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है कि सब कुछ ठीक है, पेश भी है, महागठबंधन भी कहता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए तो खैर लगातार कह ही रही है कि कोई हमारे यहाँ कोई जिच है ही नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर, कई सीटों पर इनके यहाँ परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जगह से
कार्यकर्ता भी इस्तीफा देने लगे हैं वहां से। मसलन सीवान वान से यदि हम बात करें, क्योंकि जेडीयू के खाते में चला गया, कटिहार में, किशनगंज में, भागलपुर में नौगछिया से, बावजूद उसके सब ठीक माना जाए? नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा। और एक अपुष्ट सूत्र से ही जो खबर थी जी, वो खबर थी कि तेजस्वी जी बजाते फ्लाइट का टिकट ले लिए थे जी, और पटना के मौर्या लोक में आकर के मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि कितने सीटों पर कौन महागठबंधन के दल लड़ रहे हैं, और शायद उनको टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बात बन नहीं पाई। राहुल गांधी जी 11 सीटों से कम पर शायद जाने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल 8 या अधिकतम 9 सीटों से अधिक बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला सुलझ नहीं पा रहा है। अब रह गई बात कि मामला आज सुलझ जाएगा या कल सुलझ जाएगा, ये अलग बात है, सुलझ भी जाना चाहिए। लेकिन 21, 22, 23, 24 तो कुछ हो नहीं पाएगा। 25 तारीख को केवल एक इनके पास समय मिलेगा। तो 18 से कल पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया, 19 से आज दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया, और अभी तक भी महागठबंधन के सीटों का पेच उलझा हुआ है। तो इसको तो मानेंगे ही कि अभी कुछ सुलझी हुई चीज नहीं है। अगर सुलझना होता तो चीजें तय हो जाती कि हाँ भाई, कांग्रेस इतने पर लड़ेगी, आरजेडी इतने पर लड़ेगी, बाकी शरद जी इतने पर लड़ेंगे, वीआईपी इतने पर लड़ेगी, आरएलएसपी इतने पर लड़ेगी, और ये हम इतने पर लड़ेगी। बात तो निकल नहीं रही है। कांग्रेस को लेकर के चीजें फंसी हुई है। जहां तक दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं एनडीए की बात, ठीक बात है कि सीटों को लेकर के एक असंतोष है। अब भागलपुर को ले लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मुखर है, वो कह रहे कि ये तो हमारा रहा है, ये संघ का क्षेत्र रहा है, और यहां से हम लगातार अपना प्रतिनिधित्व कराते रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर दिल्ली में। फिर ये सीट को जेडीयू को क्यों दे दिया गया? और वो जो कार्यकर्ता उनके हैं वो सड़क पर आ गए हैं, मुखर हो गए हैं, विरोध में आ गए हैं। कटिहार में वही तरह की स्थिति है, किशनगंज में वही तरह की स्थिति है। ठीक है, बाद में चूंकि पार्टियों का समझौता है, सब कुछ सेटल्ड हो जाए, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो जो स्थितियां हैं वो दिखती है कि एक आक्रोश है, कुछ मुखर होकर के आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, कुछ बंद कमरे से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत सुलझी हुई नहीं दिख रही है। ठीक सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और तस्वीर से हम रूबरू करा दें अपने सम्मानित दर्शकों को। दरभंगा लोकसभा सीट पर आखिर क्या होगा, ये कहना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस दोनों को ये सीटें पसंद है और चाहिए भी। मुकेश सहनी अलग से इस पर दावा ठोक रहे हैं। मुसलमान शासकों का देश पर कब्जा होने के बावजूद ये इलाका हिंदू क्षत्रपों के अधीन रहा। यहां की कुल आबादी 13,18,000 के आसपास है। कीर्ति आजाद यहां पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीते थे। अब कीर्ति झा आजाद कांग्रेस के करीब हैं और यहां से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी यहां से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। आरजेडी फिर से इन्हीं को टिकट देना चाहती है, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती। ये सीट यादव, मुस्लिम और ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाली सीट है। मुसलमान वोटरों की संख्या 3.5 लाख है, जबकि यादव और ब्राह्मण 3-3 लाख के करीब हैं। भूमियार वोटर्स यहां 1 लाख के आसपास हैं। यहां 6 विधानसभा सीटें हैं: गौरा, बोरम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर। 2015 के चुनाव में 3 सीटें आरजेडी, 2 जेडीयू और 1 बीजेपी ने जीती थी। पिछले चुनाव में कीर्ति आजाद को 3,14,949 वोट मिले थे, जबकि फातमी को 2,79,906 वोट मिले थे। अब ये परेशानी तो है, पर राजेश जी क्या कहेंगे दरभंगा को लेकर, क्योंकि कीर्ति झा आजाद तो अब आपके पाले में चले गए हैं। बीजेपी से हालांकि वो चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, और 1 बार नहीं 2 बार से जीते हैं वो। निश्चित तौर पे कीर्ति झा आजाद जी तब बीजेपी में थे और बीजेपी के सांसद थे। अब आज हमारे सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी में है। तो स्वाभाविक तौर पे अगर सीटों पे चर्चा होती है, समान तरीके से हम चले जाते हैं कि कौन सा सीट किसके खाते में जाता है, तो सीटिंग के आधार पर हमें मानते हैं कि वो सीट पर क्लेम कांग्रेस का बनता है। लेकिन ये आधिकारिक तौर पर मैं ये कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ,
लेकिन हमारे जो तमाम नेतृत्व बैठे हैं दिल्ली में, या हमारे कांग्रेस पार्टी के हो या आरजेडी के हो, जो दीदी रालोसपा के हो, हम के हो या वीआईपी पार्टी के हो, तो ये सब बैठ के इन बातों पे ही चर्चा कर रहे हैं कि किस सीट पे कौन से लोग लड़ेंगे, ताकि हम बेहतर लड़ाई दे पाए। एनडीए के साथ एक बड़ा प्रारूप बनाकर उनको भारी भारी मतों से कैसे शिकस्त करें, इसी पे महागठबंधन के तमाम नेता बात कर रहे हैं। विलंब का एक ये भी कारण है, न कि सिर्फ सीट ही कारण है। जी प्रभाकर, ये इस बात पे तो थोड़ा दम नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो दो फैक्टर एक साथ आ रहे हैं। एक तो किस पार्टी को कितनी सीटें चाहिए, ये तो अहम है ही। दूसरा ये भी है कि किन सीटों पर कौन पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, क्योंकि एक अनार कई बीमार नजर आ रहे हैं और उसमें सबके अपने अपने दावे हैं और सबके तर्क में अपना दम भी है। ऐसा नहीं है कि यदि फातमी हारे थे पिछला चुनाव तो वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहे हों। नंबर 2 पोजीशन था, उनको भी ठीक ठाक मत मिला था। ऐसा भी नहीं है कि पहले वो चुनाव नहीं जीते हैं, वहां से वो चुनाव जीते भी हैं, लगातार जीते हैं। तो कांग्रेस का ये दावा तो अच्छा, कीर्ति आजाद बीजेपी में रहते हुए कीर्ति आजाद, अब कांग्रेस के कीर्ति आजाद, तो क्या उसी तरह का वो जनता का वो प्यार पा पाएंगे? तो कई सारे पेच हैं, तो क्या इन पर कोई अपडेट आप लोगों के पास? संजय जी, इसमें एक बड़ी बात है, आपको याद होगा मखाना का माला और पान लेकर पहुंचे थे कीर्ति आजाद राहुल गांधी के पास, जो मिथिला की संस्कृति रही थी। राहुल गांधी से यह बातचीत हो गई थी कि दरभंगा से आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी शर्त हो, लेकिन यह कहा गया था कि कांग्रेस अपने परंपरागत और जो पुराने वोट बैंक हैं उस पर कब्जा चाहती है। एक तरफ जो ब्राह्मण वर्ग था वो कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन देखिए यहां पर सिर्फ दरभंगा का विवाद नहीं है। कीर्ति आजाद को पहले से इन्होंने कह दिया था कि कीर्ति आजाद संजय जी चुनाव लड़ेंगे दरभंगा से। ये कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव को भी बता दिया था और कहा भी था कि क्या मैसेज देना है, क्यों कीर्ति आजाद जरूरी है, ये भी बता दिया। एक विवाद और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर है। पहले कहा जा रहा था संजय जी की शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे आरजेडी से, कांग्रेस पार्टी से, और अभी जो सूची आरजेडी ने बनाई है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है संजय जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मखाना का माला उन्होंने पहनाया और वहां के लोग जो देख रहे होंगे उस समय टीवी पर तस्वीरें, उस समय की स्थिति। तो इसका ये मतलब निकाला जाए ना कि दरभंगा से कीर्ति आजाद का नाम कांग्रेस की ओर से एक अंतिम मुहर के तौर पर लग चुकी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर आरजेडी का उम्मीदवार उतरने की। बिल्कुल, देखिए ये पहले से तय हो गया है। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि जो आपका समीकरण है, एम बाई समीकरण है, और हमारा जो समीकरण है वो अलग है। वोट बैंक दोनों का मिलेगा, लेकिन जो हमारी सीटें हैं उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। देखिए विवाद की वजह यही है, जैसे मोतिहारी, अखिलेश सिंह एक बार वहां से सांसद रहे, अब आरजेडी कर रही है हमें मोतिहारी चाहिए संजय जी। तो आखिर जो कांग्रेस की पुरानी हस्ती रही है या कांग्रेस की जो पुरानी संपत्ति है वो कैसे आरजेडी को दे दे, यही टकराव है। और इसी के चलते आप देख रहे होंगे कि फैसला नहीं हो पा रहा है। यानी कि सीटों पर बात यदि बन भी जाए तो भाई एक और पेच है, क्योंकि कई नए दावेदार भी सामने मैदान में उतर आए हैं और वो भी साथ होने के लिए। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, कौन सा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार कहां से उतारेगी। बहरहाल मधुबनी का भी जरा समझ लेते हैं क्या समीकरण बनता है। मधुबनी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव पिछली बार जीते थे। ये यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। जोशीले भाषण से ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। पहले इस सीट का नाम दरभंगा पूर्व था। 1976 में परिसीमन हुआ तो ये मधुबनी सीट बनी। ये सीट सीपीआई का गढ़ माना जाने लगा जब भोगेंद्र झा यहां से जीतने लगे। ये दौर 1989 और 1991 का था। 1996 में यहां से सीपीआई से चतुरानंद मिश्र जीते। यहां से गाहे बगाहे कांग्रेस के शकील अहमद भी जीतते रहे हैं। यहां कुल वोटर्स 13,98,000 के आसपास है। यहां भी विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां आरजेडी को 3, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और आरएलएसपी को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव में हुकुमदेव नारायण को 3,58,040 वोट मिले, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को 3,37,505 वोट मिले थे। और ये तब की बात है जब 2014 में लहरों का निमंत्रण था। अब आरजेडी यहां से सिद्दीकी को चुनाव लड़ाना चाहती है, कांग्रेस शकील अहमद को। अब यहां भी एक पेच फंसता जा रहा है। तो राजेश जी, एक बार फिर हम आपको समझ ले तो फिर हम बाकी मेहमानों के पास चले। क्या लगता है आपको कि मधुबनी में
किसकी दावेदारी ज्यादा भारी? देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। इसका जवाब प्रभाकर आप दीजिए, वहां आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है लगता है। बिल्कुल, देखिए संजय जी, हुकुमदेव नारायण यादव आपने देखा होगा कि जब संसद में बोलते हैं तो प्रधानमंत्री मुस्कुराते रहते हैं उनकी बातों से। लेकिन शकील अहमद पुराने कांग्रेसी हैं और पुराने नेता रहे हैं। पिछले बार आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को लड़ाया था, आप हार गए। यहां पर एक बात और आई थी कि जहां पर आरजेडी पिछले बार चुनाव हार गई थी, उन सीटों को वो कांग्रेस को दे दे, ये भी बात आई थी, क्योंकि शकील अहमद इसके पहले 2009 में भी जीते थे और वो मंत्री भी बने थे यूपीए के टर्म में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है संजय जी कि शकील अहमद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दरभंगा से अली फातमी साहब को हम देना चाहते हैं, फिर खबर आ रही है कि नहीं वहां से शकील अहमद को देंगे। तो ये जो दोनों मतलब वो विवाद जो है कि पिछले बार अगर आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को मधुबनी भेज दिया था तो इस बार उनको फिर दरभंगा क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? ये मतलब यही कहा जाता है ना कि आप टेबल पर बैठिए, लोगों से बातचीत कीजिए। राहुल गांधी बैठे, तेजस्वी यादव बैठे, उपेंद्र कुशवाहा बैठे, बिहार के नेता सदानंद सिंह, मदन मोहन झा बैठे, उपेंद्र कुशवाहा बैठे, तो ये बैठ नहीं पा रहे। दिक्कत ये हो रही है कि जब ये बैठने की बात होती है तो पता चलता है कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में, ईटानगर में सभा कर रहे हैं। पता चलता है कि तेजस्वी यादव यहाँ होटल में तो रुके हैं लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टिकट बुक कराया है। उपेंद्र कुशवाहा कभी काराकाट से लड़ना चाह रहे हैं, कभी उजियारपुर से लड़ना चाह रहे हैं। तो यही दिक्कत है, अभी तक एक असमंजस की स्थिति महागठबंधन में है संजय जी, और इसी के लिए जो कहा जा रहा है कि टकराव हो रहा है। रजनीश भारद्वाज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रजनीश जी, जरा महागठबंधन की परेशानी और एनडीए में कितनी खुशकिस्मती चल रही है या नहीं चल रही है, आपका विश्लेषण मन क्या कहता है? एनडीए और महागठबंधन में थोड़ी दो दिक्कतें अलग अलग तरह की हैं जी। एनडीए में जो समस्या है वो है अभी प्रतिष्ठा को बचाने का दबाव, इसलिए उनके जो उम्मीदवारों का चयन वो करेंगे उनके ऊपर बड़ा रिस्क है और इस समय वो एक तरीके से रिस्क के भाव में चल भी रहे हैं। तो हर उम्मीदवार का चयन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है भारत के सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स की अभिव्यक्ति है, मध्य मार्गी है। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स में। आप देखें तो जितनी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, चाहे जो हाँ बात कंप्लीट कीजिए सर, या ज्योतिरादित्य हो, ऐसे तमाम, हाँ, तो ऐसे तमाम नए उभरते हुए जो नेतृत्व है उनके बीच आपस में एक हायरार्किकल अंडरस्टैंडिंग के बनने की प्रक्रिया है। ये मात्र एक चुनाव की बात नहीं है, ये चुनाव आने वाले दिनों में मध्यम मार्गी जो सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स की दिशा और उसकी बनावट को तय करने वाली समस्या है जिससे कि वो लोग गुजर रहे हैं अभी महागठबंधन। और ऐसे में सारी तरह के जब कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे तो ऐसी सभी तरह की चीजें सतह पर आएंगी। क्षेत्रों का बदला जाना, क्षेत्रों के लिए जिद में आना कि हमें यही चाहिए, हमें वही चाहिए। वास्तव में ये क्षेत्रों का मामला नहीं है और टिकटों के बंटवारे तक का मामला नहीं है, ये एक सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स के टोटल स्वरूप के निर्माण का मामला है। एनडीए अभी ऐसी समस्याओं से नहीं जूझ रहा है। एनडीए के अंदर जो व्यवस्था या जो समझ थी वो समझ बनी हुई है, लेकिन तब वो इस दबाव और रिस्क में चल रहे हैं कि कहीं सत्ता उनके हाथ से नहीं चली जाए, इसलिए बहुत फूक फूक कर उम्मीदवारों का वो चयन करेंगे। उनके यहाँ विरोध और विद्रोह की संभावना कम है। नहीं, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी आ रहा है ना कि जहां जहां इन्होंने अपनी सीट जेडीयू को दी है वहां वहां के कार्यकर्ता बागी तेवर अपनाने लगे हैं और कई जगह तो लोग मुखर होकर सड़क पे भी उतर आए हैं। आ रहा हूं आपके पास अजीत जी, वेट कीजिएगा इसके बाद। ये जो है ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का और चुनावी प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। और ये मुझको याद है कि 77 के बाद 80 में जब इंदिरा गांधी
वापस आ रही थी। उस जमाने में भी हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच जब घूमा करते थे सर्वे वगैरह के लिए, तो उनके बीच विरोध देखते थे। तो ये होता है, और इसको जो जिनको टिकट मिलती है या जिनको वो जगह मिला, वो अपनी ओर से पूरे प्रयास करते हैं, और एक या दूसरे तरीके से कार्यकर्ता बेचारे उतने मजबूत लोग नहीं होते हैं जिनको आप समझा ना सके, और तब एक दो जो आपसे छिटक भी जाते हैं तो उनके बदले दूसरे दो आपके साथ जुड़ भी जाते हैं। जी अजीत जी, ये कुछ परेशानियां जिसका जिक्र इन्होंने है अभी, जी मैं समझ गया सर, रजनीश जी ने भी किया, आपको सुना भी होगा। उसमें बहुत सारी जो वो चीजें आपने कुर्बान की है, वो सीटें कुर्बान की है, जहां लोगों के मन में स्वाभाविक एक सवाल आता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तनकर चलने की बजाय बीजेपी लगातार झुककर चलने लगी। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है एक सा चीज जी। हमारी 22 सीटें सिटिंग सीटें थी, और जब हम गठबंधन में जाते हैं, हमारे बिहार के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम उनको एक आगे चेहरा उनका आगे बढ़ा करके हम चुनाव लड़ते रहे हैं। वो हमारे लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लेकर आप आ रहे हैं ना। जब वो महागठबंधन कुछ नहीं, मैं एक चीज बताऊं, बिहार के अंदर हमारे नेता जो हैं, हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी हैं, और निश्चित तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 22 सीटें हमारी थी, 22 सीटों में हमें 17 सीटों पे चुनाव लड़ना था। हमने अपना त्याग किया है प्रदेश के विकास के लिए और देश के अच्छे भविष्य के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए। इसलिए हमारा ये नहीं, अपने स्वार्थ में हम नहीं है, हम अपने सभी गठबंधन को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। हम इसलिए विपक्ष तो ये कहता है, हमने दी है अपने पारंपरिक सीटें जो दी है जेडीयू को, तो निश्चित तौर पे वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा बहुत नाराज होंगे, नाराजगी उनकी जायज है। अभी कह रहे थे रजनीश जी कि वो थोड़े समय में, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो मान लेंगे। ठीक है, मान जाएंगे सर, ऐसा भी सही बात है, लेकिन बात है, बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है, होता है आप घर में रहते हैं, चौधरी जी, घर से आपको हटाया जाता है। अजीत चौधरी जी, क्या है ना, बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है कि यदि आपने बहुत सारे विकास के काम किए, बड़ी लकीर आपने खींची, तो आपको 22 कैंडिडेट कम से बताने में क्या परेशानी थी। इसका मतलब है कि आपको अपने विकास पर भरोसा नहीं, आपने कामकाज उस तरीके से किया नहीं, तो उतने बोल्ड होकर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ समझौता समझौता समझौता, और ये करते करते आप 17 पर आकर लड़ेंगे। अब ये विपक्ष का सवाल है। संजय जी देखिए, विपक्ष का तो खुद ही कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई एक नेता ही नहीं है, उनका कौन एक नेता होगा नहीं होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात पे हम बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमारे सामने एक चीज है कि हम आने वाले दिनों में 2019 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम विकास किए हैं, ये पूरा देश जानता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि आज तक आप सोचिए कि 2014 तक देश में ऐसे करोड़ों लोग थे जिनका अकाउंट नहीं खुला था, गरीबों का, लोगों ने बैंक नहीं देखा था। सवाल करता है पैसा कितना है उसमें? 30 करोड़ गरीबों का अकाउंट खोला है और लोगों ने बैंक का चेहरा देखा है। इसलिए बहुत ही छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है गरीबों के लिए। तो हम नहीं सर, देखिए अच्छी बात है, हमने जो आपने खाता खोला, अच्छी बात है सर, वो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा है। और वो 3,500 से कम पैसा यदि अकाउंट में है तो फिर उसका कटता है, सर्विस चार्ज देना पड़ता है उसे, उसी गरीब का पैसा है। मैं बात कर रहा हूं जनधन अकाउंट की। जनधन अकाउंट के माध्यम से हम गरीबों का 2 लाख रुपए का हम मुफ्त जो है दुर्घटना बीमा करते हैं, 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा हम देते हैं। इसीलिए हम उस अकाउंट की बात कर रहे हैं, जनधन अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई आम अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक सर। अच्छा, ये बताइए राजेश राठौड़ जी, जो महागठबंधन को लेकर एक परेशानी ये भी आ रही है कि वामपंथ यदि आपसे जो कि लग रहा है, जिसके आसार पूरे नजर आ रहे हैं, बिहार में वामपंथ अलग राह अपना चुका है लगभग,
तो ऐसे में नुकसान तो आपके ही घटक दलों को ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि 6 सीटों पर तो उन्होंने लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, एक पर उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी आरा में, राजू यादव की। तो ऐसे में कितना साथ, किसका साथ और कब तक का साथ? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें इच्छा अनुरूप अगर सीटें नहीं दी गई तो हम अलग राह अपनाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि महागठबंधन का एक हिस्सा बने। हम सबका मात्र एक उद्देश्य है कि विकास विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी और जवान विरोधी नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे उखाड़ फेंके, उसमें उनकी भी सहभागिता हमारी ही जैसी है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी आस है कि हम लोग भी महागठबंधन एक हिस्सा बने। उनका इच्छा अच्छा है, वो भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, क्योंकि उनके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है। हम समझते हैं कि हर लोकसभा में उनका एक अपना आधार है, उनका एक वोट है। अगर हम सब साथ मिलते हैं तो एक बड़ा फायदा महागठबंधन को होगा। सर, फोटो खिंचाने में सिर्फ साथ नजर आते हैं संजय जी। मैं इसमें जोड़ रहा हूं, अभी झारखंड आपका पड़ोसी राज्य है ना, बगल में ही है, वहां पर लेफ्ट आपसे अलग हो चुका है। चुनाव में भी साथ आएंगे प्रभाकर बाबू सर, चुनाव में भी साथ आने का प्रयास कर रहे हैं और आएंगे, क्योंकि उद्देश्य सबका एक ही है। ठीक सर, आप आइए साथ, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल झारखंड में तो 5 सीटों पर अलग से लड़ने का ऐलान वामपंथी दलों ने कर दिया है और आपसे अलग हो चुका है। खत्म हो जाता है प्रभाकर जी, तो इसका क्या कहेंगे आप? झारखंड का एग्जाम्पल बिहार में भी तो दोहराया जा सकता है ना, कि यहाँ पे जब 6 सीट का ऐलान कर दिया है लेफ्ट ने, तो आपके साथ अब नहीं है वो। देखिए, अब उन्होंने ऐलान किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अबे हमें इच्छा अनुरूप सीटें नहीं दी गई, मेरी इच्छा अनुरूप संख्याएं नहीं हुई, तो हम अलग लड़ेंगे। इसका एक मतलब स्पष्ट है कि हम सब साथ रहना चाहते हैं। बैठ कर बात हो रही है, हो जाएगी। हमको लगता है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एक साथ सभी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सीटों की संख्या, सीटों के नाम के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लेफ्ट फैक्टर कितना मायने रखता है बिहार में, और लेफ्ट फैक्टर की वजह से कितना लाभ हो सकता है महागठबंधन को, और लेफ्ट के अलग होने से कितनी परेशानी महागठबंधन को हो सकती है? देखिए, बिहार में लेफ्ट तो एक फैक्टर है, उसकी जमीन रही है, और जमीन ही नहीं रही है बल्कि अगर कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट आज भी मजबूती से खड़ा है बिहार में। और अगर कई लोकसभा का कई चुनावों को देख लिया जाए तो वो एक अच्छा वोट लाते रही है लेफ्ट पार्टियां, कई जगह तो जीतते भी रही है, कई जगह जीतते जीतते भी वो हारी है। इसलिए लेफ्ट तो नेचुरल तरीके से महागठबंधन के साथ जुड़ गई, चूंकि वो भाजपा के विरोध में वो खड़ी है। तो लेफ्ट तो इंतजार कर रही है इन लोगों का कि भाई हमको थोड़ा सम्मानजनक सीट दे दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वहां भी बात नहीं बनती है तो मैं समझता हूं कि लेफ्ट की राजनीति ही चुनाव पर टिकी हुई है, और अगर वो लेफ्ट पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर उनके राजनीति पर सवाल होंगे। तो अब ये कितना साध पाएंगे लेफ्ट को, ये तो इन पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन जो वोट वो लेफ्ट पार्टियां काटेगी वो महागठबंधन का ही वोट कटेगा और उसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को मिलेगा। रजनीश जी, क्या लगता है लेफ्ट का साथ ना होना कितनी बड़ी भूल होगी यदि लेफ्ट एलानिया तौर पर सीट डिक्लेरेशन के बाद पता चलता है कि लेफ्ट इनके साथ नहीं है? तो ये भूल तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी राजनीति जो बिहार की मुख्य धारा है राजनीति की, उसकी उत्पत्ति और उसके साथ चलने में लेफ्ट का काफी सहयोग रहा है। इन दोनों ने मिलकर बिहार की राजनीति को दशकों से चलाया है, तो इनका एक साथ आना तो आवश्यक है। देखिए, अभी की स्थिति मूलतः क्या है कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ दोनों अब अपने को एक मजबूत स्वरूप में रखने के प्रयास में आज है। वो अभी ये कोशिश करेंगे कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व बने। वामपंथ की समस्या यह है कि उनको समाजवादियों ने उनकी जड़ें खो दी और उनका बड़ा हिस्सा लेकर खिसक गए। आज
उनकी इच्छा है कि या तो उनके पसंद के अनुरूप उनको संख्या दी जाए टिकटों की, या इससे एक फायदा हुआ कि आने वाले दिनों में जो पॉलिसी निर्धारण होगा, नीति निर्धारण विकास की, उसमें वो दबाव दे सकेंगे, या वो स्वतंत्र लड़कर, वैसे भी उनकी आज कोई बहुत बड़ी स्थिति अच्छी नहीं है बिहार में जहां तक संसदीय राजनीति की बात सही है। तो वो एक बार चाहेंगे, क्योंकि अभी क्षुब्ध काफी हैं लोग, काफी दुखी हैं। आर्थिक जो बनावट उभरी है पिछले 20-25 सालों में, और उसको अब आने के बाद एनडीए ने कुछ और गति दे दी है, तो इस क्षुब्ध समाज से उनको उम्मीद है कि एक बार फिर वो गरीब या जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वो एक बार इकट्ठा कर सकेंगे, और उनके पास तर्क है। लेकिन ये मुझको लगता है कि जो एक प्रयास है महागठबंधन को बनाने का, उसको बिखरा देने की ये सारी स्थितियां बनेंगी, और फिर सामान्य जन की स्थिति वही होती है कि भाई कोई स्थिर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, तो वो किसी एक क्षेत्र में खिसक जाएंगे, और फिर किसी एक को अनिश्चित हो जाएगा काफी कुछ निर्णय कर पाना कि आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी। इसलिए इनको एक साथ तो करूंगा सर। फिर देखिए, मैंने शुरू में जो कहा था, मैं उसको थोड़ा सा और, अगर आप, अब मैं आपको आऊंगा फिर से रंजीत जी साहब, एक और जरा आपको इजाजत दे तो मैं खबरों से रूबरू करा दूं, फिर आप ही लोग पास दोबारा होगा, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। बिहार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने काल परिस्थिति देखते हुए बड़ा दिल जरूर दिखाया है। इस बड़े दिल को कमजोरी और मजबूरी भी नाम दी जा सकती है, और दी भी जा रही है विपक्षों के द्वारा। बड़ा सवाल यही है कि तनकर चलने वाली बीजेपी क्यों जेडीयू और एलजेपी के सामने ज्यादा झुकती नजर आ रही है। पहले 17-17 का फॉर्मूला बना, अब संसदीय क्षेत्र चुनने में भी बीजेपी ने अपने दावे बिल्कुल ढीले कर दिए। यहां तक कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की सीट एलजेपी को दे दी गई। इसी तरह पार्टी का गढ़ माने जाने वाले भागलपुर सीट जेडीयू को दे दी गई। इतना ही नहीं, वाल्मीकि नगर, सिवान, गोपालगंज, झंझारपुर और गया जैसी जीती हुई सीट बीजेपी को छोड़ना पड़ा। लगता है बीजेपी तनकर नहीं, थोड़ी झुककर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपने पक्ष में जन समर्थन महसूस करने वाली बीजेपी समझ रही है कि जनमानस पर इसका असर धीरे धीरे ही सही मलिन हो रहा है। यानी पथरीली राह को समझते हुए बीजेपी सहयोगियों की से रार न मोल लेते हुए पार्टी के बदले गठबंधन की जीत को सामने देखते हुए आसानी से मंजिल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू की ओर से पूर्णिया में मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा ने नामांकन भर दिया। अभी तक ऑफिशियली नामों की घोषणा नहीं होने के बावजूद ये इतना झुकने की आवश्यकता थी, वो कुर्बानी थी, या वाकई आप लोगों ने वक्त को महसूस किया अजीत जी, तब जाकर आप लोगों ने तय किया कि भाई चलो बहुत समझौता करके भी यदि हमारा गठबंधन जीतता है तो आखिर मकसद तो सरकार बनाना होता है, शायद ये सोच रही होगी। देखिए संजय जी, बात यह है कि ये बात झुकने की बात नहीं है। बात है कि अपने जो भी गठबंधन के हमारे जो पार्टनर हैं उनको साथ लेकर चलने की बात है। हमारे जो नेता यहां है नीतीश कुमार जी, वो पहले शुरू से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार के अंदर, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, और 17 वर्षों तक हमारे साथ रहे और आज फिर हमारे साथ हैं। एलजेपी हमारे साथ पिछले चुनाव से 2014 से और अब तक हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ एनडीए की सरकार में पहले भी रही है। ये कोई नई बात नहीं है। तो बात झुकने की बात नहीं है, बात अपने जो दोस्त हैं, अपने जो पार्टनर हैं, गठबंधन के जो साथी हैं, उनको साथ लेकर के चलने की है। और उद्देश्य मात्र एक है संजय जी, वो है हमारा लोकसभा का चुनाव और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का भविष्य बनाने के लिए, विकास के रास्ते पे फिर से बढ़ाने के लिए और ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। बात झुकने की बात नहीं है, संजय जी बात साथ लेकर चलना। संजय जी एक बड़ी बात कर रहे हैं कि इन्होंने 5 सीटें छोड़ी है, जबकि आप देखें तो इन्होंने 15 सीटें छोड़ दी। 31 सीट पर लड़े थे ये पिछली बार, उसमें इनको 22 आई थी। ये मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये कैलकुलेशन तो है। 30 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे और उसमें 22 सीटों पर इन्हें कामयाबी मिली थी, और उन 22 सीटों पर जिन पर कामयाबी मिली थी उनमें से इन्होंने 5 तो पहले ही त्याग दिया और उसके बाद वो 17 पर आ गए। 17 में भी कई ऐसी जीती हुई सीटें
इन्होंने जेडीयू के खाते में, अपने सहयोगी खाते में डाल दिया। शायद भरोसे सुशील मोदी जी, संजय जी पहली बार सांसद भागलपुर से ही बने थे और उस सीट को भी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। बहरहाल झंझारपुर की स्थिति थोड़ा समझ लेते हैं। झंझारपुर की स्थिति इस तरीके से है, यहां से बीजेपी के सांसद हैं वीरेंद्र कुमार चौधरी। यह इलाका आरजेडी और जेडीयू के नेता रहे देवेंद्र प्रसाद का भी गढ़ रहा है। ये 5 बार यहां से सांसद रहे हैं, गौर कीजिएगा। केंद्र में मंत्री भी बने। ये 2014 में पहली बार यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। यहां जगन्नाथ मिश्र, श्यामनंदन मिश्र, भोगेंद्र झा, धनिकलाल मंडल, गौरीशंकर राजहंस अतीत में सक्रिय रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, पिछड़ेपन से इलाके को निजात नहीं मिली है। यहां वोटरों की संख्या 1,42,000 के पास है। यहां भी विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां जेडीयू 3, आरजेडी 2 और 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र चौधरी को 3 लाख, माफी चाहूंगा 10 लाख से ज्यादा वोटर है वहां पे, 3,35,481 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के मंगलीलाल मंडल को 2,80,073 वोट मिले थे। जेडीयू के देवेंद्र प्रसाद यादव को 1,83,598 वोट मिले थे। सांसद वीरेंद्र चौधरी की संसद में उपस्थिति 97% रही है। अपनी सांसद निधि से इन्होंने 87% फंड खर्च किए हैं, लेकिन बीजेपी ने यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी है। अब सर देखिए ना, आपने ऐसी ऐसी सीटें छोड़ी है ना, जहां जाकर लगता है आखिर क्या हुआ। अब भागलपुर का भी एक बार चलते चलते देख लेते हैं। भागलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन ये सीट बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी। इस सीट पर कभी अश्विनी चौबे दावा करते थे। यह सीट शहनवाज हुसैन बीजेपी में इस सीट से चमकते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद शहनवाज हुसैन आरजेडी के बुलो मंडल से हार गए थे। पिछले चुनाव में जीतते जीतते वो हारे थे। शहनवाज हुसैन को 3,58,138 वोट मिले थे और ये कुछ हजार वोटों से मात्र हारे थे। यानी बुलो मंडल को यहां 3,67,623 वोट ही मिले थे। तीसरे स्थान पर जेडीयू रहा था, जिसे 1,32,256 मत मिले। मजेदार बात यह कि यहां चौथे 5वें स्थान पर निर्दलीय रहे थे, जबकि नोटा को 6ठा स्थान मिला था। नोटा में 11,875 वोट मिले थे। यहां करीब 14,34,000 के आसपास मतदाता है। सांसद के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो शैलेश मंडल यानी बुलो मंडल संसद में 77% उपस्थित रहे हैं और संसद के 50 डिबेट में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। अजीत जी, भागलपुर में भी आप लोगों ने दे दिया ना ऐसे ही। पिछली बार तो बहुत कम मार्जिन से हारे थे शहनवाज हुसैन, और ये तो तीसरे नंबर पे थे जेडीयू। संजय जी, ऐसा है कि हमने गया भी छोड़ा है। जो गया हम 1971 से जीतते थे, जनसंघ के जमाने से जीतते थे, और इस वक्त आपने छोड़ दिया सर। झंझारपुर 25 साल बाद पहले कहा है, 25 साल से देवेंद्र यादव का कब्जा था वहां पे। जी जी जी, झंझारपुर भी हमने छोड़ा, भागलपुर भी हमने छोड़ा और गोपालगंज भी हमने छोड़ा। बात वो नहीं है। बात है कि जब हम लोगों के गठबंधन में एक 17 सीटों पे लड़ना है, जेडीयू को 17 सीटों पे लड़ना है, एलजेपी को 6 सीटों पे लड़ना है, हमारे पास 40 सीटें ही हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सीटें हमें छोड़नी होगी, और छोड़ करके ही हम दूसरे को दे सकते हैं। जी, हम उस पे अगर चलिए ठीक है, उस पर ज्यादा डिबेट हम नहीं करेंगे, समय कम है। तो आपने गया सीट भी छोड़ दी, जेडीयू को दे दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, अच्छा है, बड़े भाई की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, बड़प्पन है इसमें, लेकिन इस बड़प्पन को राजनीति में कई मायनों से देखा जा रहा है। डॉक्टर संजय कुमार, योर लास्ट कमेंट, क्या लगता है आपको ओवरऑल सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है, ये पथरीली राह जो है, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर चुभते रहेंगे आने वाले समय में भी? हाँ, चूंकि एक और बड़ा जो संकट है, विचारधारा चाहे जहां खड़ी हो, वो दक्षिणपंथी विचारधारा हो, वामपंथी विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, कहने में बड़ा अच्छा लगता है और सिद्धांत बताने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक जातीय सच्चाई का भी पेच फंसेगा बिहार में। अभी जो ज्योग्राफी दिखा रहे थे, चाहे वो मधुबनी का इलाका हो, दरभंगा का इलाका हो, झंझारपुर का इलाका हो, वो ब्राह्मण बहुल इलाका रहा है और वहां भी ब्राह्मणों का एक अपनी जातीय ताकत रही है। आप किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं या उस जातीय समीकरण को सेट करने में भी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
अगर वो कहीं फेल होती है तो उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह कई सारे कंकड़ पत्थर है, मैं समझ सकता हूं सर। मन मस्तिष्क में भरा गया है या देश में भरा गया है कि ये भी कंकड़ पत्थर के तौर पर आएंगे सामने, चुभेंगे। रजनीश जी, क्या लगता है आपको कि ये राजनीति की ये जो पथरीली राह कुछ ज्यादा चुभते हुए कंकड़ों के साथ नापना पड़ रहा है घटक दलों को दोनों गठबंधन में, चाहे ऊपर ऊपर चाहे कितना भी रंग रोगन लगाकर कह दे वो चमकता हुआ है जी ना, ये बिल्कुल नहीं है सर। ये बड़ा खूबसूरत समय है और इस समय में एक आकार लेने वाली प्रक्रिया चल रही है। वो जब आकार लेने की कोई भी प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया में थोड़ी समस्याएं दिखती हैं बाहर से, बिल्कुल, लेकिन अंदर में एक लंबे समय के लिए एक एग्रीमेंट और एडजस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और मुझको लगता है कि ये भी महागठबंधन के बीच भी जो हम लोग देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, या ये जाति आधारित जितनी भी बात, ये सभी चीजें बहुत थोड़े समय में अगले 15-20 दिनों में सेटल होती हुई दिखेंगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चुनाव के बाद इस प्रक्रिया का समझ गया। बहुत धन्यवाद सर, लोग खुलेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद अजीत चौधरी जी आपका, बहुत धन्यवाद राजेश राठौर जी आपका, बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए प्रभाकर आपका। लेकिन लोकतंत्र के इस त्योहार में कई रंग नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो सीट शेयरिंग को लेकर रंग नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ कहीं खुशी कहीं गम भी दिख रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां फिर सामने आएंगी, क्योंकि आर पार की लड़ाई दोनों घटक दलों के लिए है और ऐसे में हर कोई खड़ा है सीना तान करके हम किसी से कम नहीं। तय तो जनता को करना है, मतदाताओं को करना है। अपने मुद्दों के साथ चलिएगा, आखिर विकास हमारा क्या हुआ, कितना हुआ, फिर चयन कीजिएगा किसको हम कितना मत देंगे। हम मिलेंगे, नमस्कार।